The Directive, your own training institute. इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हार्ड सरफेस मॉडलिंग क्या होती है। हार्ड सरफेस मॉडलिंग को अमूमन स्मूथिंग एंड हार्ड एजेस भी कहा जाता है। इस क्लास के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उसमें से है ऑटो स्मूथ, सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर, एज क्रीसेस, प्रॉक्सिमिटी लूप्स, बेवल टूल, बेवल मॉडिफायर और उसके साथ ही एज बेवल वेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि हार्ड सरफेस मॉडलिंग के अंदर एज स्मूथिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और हार्ड सरफेस मॉडलिंग होती क्या है। हार्ड सरफेस मॉडलिंग जब आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को जब आप मॉडल कर रहे हो, जैसे कि आपका वॉकमैन हो गया जो पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे, मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई डिवाइस हो गई जो आप यूज़ कर रहे हैं जो कि एक हार्ड सरफेस है, जो प्लास्टिक से बनी है, स्टील से बनी है या कोई भी मटेरियल से बनी है, उसे हार्ड सरफेस कहा जाता है। उसके अलावा जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, वो हार्ड सरफेस मॉडलिंग नहीं होते, वो ऑर्गेनिक मॉडल्स होते हैं। हार्ड सरफेस मॉडलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सरफेस हार्ड होता है उनका, जैसे प्लास्टिक हार्ड है, जैसे मेटल हार्ड है। तो हार्ड सरफेस जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हर चीज़ बॉक्स शेप की नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है टेलीविज़न, तो ये इतना टेलीविज़न नहीं लग रहा, क्योंकि टेलीविज़न का जो साइड्स होती हैं वो इतनी शार्प नहीं होती। अगर मैं कहूँ ये वॉकमैन है, सोनी वॉकमैन, जो पहले ज़माने में जो वॉकमैन यूज़ होते थे, जो हेडफोन लगा के गाने वाने सुने जाते थे, तो आप इसको यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आप कहेंगे भाई ये तो इतना शार्प है कि अगर मैं हाथ लगाऊंगा मेरा हाथ ही कट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी होती है और इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग हार्ड सरफेस मॉडलिंग में कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो स्मूथिंग और हार्ड एजेस को यानी स्मूथ एजेस में कन्वर्ट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक मॉडल दिखाऊं वॉकमैन का, तो आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर है ना, ये इस तरह शार्प नहीं है, ये काफी कर्व्ड है। कुछ जगह यानी कि कुछ जगह ज्यादा कर्व है, कुछ जगह बहुत कम कर्व है और कुछ जगह बहुत ही मामूली सा कर्व है, लेकिन कर्व रहता है। क्योंकि अगर कर्व नहीं होगा ना, स्मूथनेस नहीं होगी यहाँ पर। ये जो स्मूथनेस आपको नजर आ रही है, जो कर्व आपको नजर आ रहा है, अगर ये आपके 3D मॉडल पे नहीं होगा तो इस पर जब भी लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से नहीं होगी, यानी कि वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लाइट नहीं आएगी, ये फेक लगेगा। और रियलिटी में भी अगर आप किसी भी मॉडल को देखें, किसी भी हार्ड सरफेस मॉडल को देखें, उसके ऊपर थोड़ा बहुत या ज़्यादा जो भी है वो कर्व होता है, वो स्मूथनेस होती है। कभी आपने कोई टीवी या कोई डिवाइस या कोई वॉकमैन या कोई मोबाइल फ़ोन इस तरह का नहीं देखा होगा जिसकी एजेस इस तरह शार्प होती है, क्योंकि ये नामुमकिन है। और अगर होगी भी तो वो डिवाइस इतनी अच्छी नहीं होगी उसमें ड्यूरेबिलिटी में। तो इस वजह से हमें रियलिटी को ज़्यादा जो है रेफरेंस बना के उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको जो है ना अपनाना चाहिए और रियलिटी के बेसिस पे हमें मॉडलिंग करनी चाहिए ताकि हमारा मॉडल भी रियलिस्टिक लगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं हार्ड सरफेस मॉडलिंग में एज की जो स्मूथिंग होती है और हार्ड एजेस वगैरह उसको स्मूथ हम लोग करते हैं। तो इसी तरह जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह एजेस को स्मूथ किया जाए, हार्ड सरफेस मॉडलिंग करी जाए और किस तरह हार्ड एजेस को एक स्मूथ एजेस, कर्व्ड एजेस में कन्वर्ट किया जाए। तो मेरे पास ये अभी बॉक्स पड़ा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक मंकी। ठीक है, अब मेरे पास ये मंकी आ गया है। अब सबसे पहले आप एक टूल में आपको दिखाता हूँ, वो टूल कहलाता है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास है शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ। तो जैसे ही मैं ये शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ हो गया है थोड़ा सा। सही। तो शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ में फ़र्क किया है। शेड स्मूथ जो है जब आप इसको लगाते हैं तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट जो है ज़्यादा स्मूथ आ रहा होता है, मगर अगर आप यहाँ पर आए मॉडिफायर में तो वो आपको मिलेगा नहीं।
ठीक है, और यहाँ पर जब आपको क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ कीप शार्प एजेस और उसको टॉगल ऑन एंड ऑफ करने की ऑप्शन होती है। तो अगर मैं इसको अंडू करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसको शेड स्मूथ के बजाय शेड ऑटो स्मूथ लगाता हूँ, तो आपको यहाँ पर जो है शेड ऑटो स्मूथ इस जगह मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसका जो एंगल है इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं उसको स्मूथ करने के लिए। तो ये एक आपको एक फ़ायदा आ जाता है शेड ऑटो स्मूथ के ज़रिए, और यहाँ पर भी आपको ऑटो स्मूथ ऑन एंड ऑफ भी मिल जाता है। मैं ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ से वो हट जाएगा, ऑन करता हूँ तो वो यहाँ वापस आ जाएगा। सही। तो यहाँ मुझे एंगल दिया जाता है। जो शेड स्मूथ है उसमें यहाँ तो वो ऑप्शन आ जाती है, मगर उसमें वो एंगल जो है वो सही तरह से नहीं आता। यहाँ वो सही तरह से एंगल आ जाता है। ये एक नए उसमें मेरे पास आ चुकी है, यानी कि एक ये जो नया हमारे पास वर्जन है उसमें ये दिया हुआ है ऑटो स्मूथ, वरना शेड स्मूथ ही होता है। तो अब ये डायरेक्टली इधर आ जाता है, पहले ये नहीं आता। तो ये इस तरह स्मूथ वो कर देता है। ठीक है, तो ये एक शेड स्मूथ मैंने आपको बता दिया है, शेड ऑटो स्मूथ मैंने आपको बता दिया है। अब मैं वापस यहाँ पर आके वो क्यूब बना देता हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये एजेस जो थे, आप जैसे कि हमारे सर ने हमें बताया कि भाई एज जो है वो कर्व होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। अब हमें शेड स्मूथ के बारे में भी पता चल गया है, अब हमें शेड ऑटो स्मूथ के बारे में भी पता चल गया है। तो अब हम सिंपली इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ के शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ लगाएंगे ताकि हमारे एजेस स्मूथ हो जाएं, मगर कुछ अजीब सा रिजल्ट आपको यहाँ मिल रहा है। तो भाई ये अजीब सा रिजल्ट आपको यहाँ जो मिल रहा है वो इस वजह से क्योंकि आपने डायरेक्टली शेड स्मूथ लगा दिया है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी काम होना है। तो अब मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ और शेड ऑटो स्मूथ लगाता हूँ, फिर देखता हूँ। चले, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया, मगर मैं यहाँ से इसका एंगल जब कम और ज़्यादा करता हूँ तो बात वो वहीं आ गई। सही। तो इसका मतलब ये शेड ऑटो स्मूथ या शेड स्मूथ से काम नहीं बनेगा। ये एक तरह से टूल होता है जो किसी भी सब डिविजन मॉडिफायर को और मज़ीद अच्छा लुक देने के लिए वो बनाया जाता है। अब सब डिविजन मॉडिफायर क्या होता है, मैं इसको यहाँ अंडू करता हूँ हटाने के लिए। सब डिविजन मॉडिफायर क्या होता है कि फर्स्ट करें मैं आके दोबारा यहाँ पर आके मंकी को बनाता हूँ। अब मंकी को आप नोट करें कि मंकी के काफ़ी सारे पॉलीगॉन्स हैं, ये अभी स्मूथ इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर मैं मॉडिफायर पे आता हूँ, ऐड मॉडिफायर पे आके जनरेट पे जाता हूँ और मैं सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर यहाँ लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बड़ी अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। अभी इसका लेवल व्यू पोर्ट पे जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है वो 1 है, तो जो मुझे नज़र आएगा वो 1 नज़र आएगा, मगर रेंडर क्वालिटी 2 है। लेकिन अगर मैं इसको रेंडर करूँगा तो वो एक डबल अच्छी क्वालिटी पे जो है वो आपको नज़र आएगा। तो मैं लेवल व्यू पोर्ट पे आके इसको और ज़्यादा, इसको भी 2 कर देता हूँ। जो मुझे रेंडर पे नज़र आएगा वो मुझे व्यू पोर्ट पे भी नज़र आ रहा होगा, मगर ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका कंप्यूटर स्लो भी हो सकता है। तो 2 मेरे लिए यहाँ पर बेहतर है। मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ, मगर कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, तो मैं इसको 2 रखूँगा। रेंडर को आप बढ़ा दें, बेशक अगर आपकी रेंडरिंग पावर कंप्यूटर की अच्छी है तो बहुत अच्छी तरह से जल्दी रेंडर कर देगा। तो अब आप यहाँ देखें, मैंने शेड स्मूथ ये अपना सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगाया है और रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर हो गया है, मगर अभी भी मुझे वो एजेस यहाँ पर वो जो फेसेस है यहाँ पर थोड़े से रिजिड नज़र आ रहे हैं, यानी कि थोड़े लो पॉलीगॉन टाइप के नज़र आ रहे हैं। अब इसको मुझे ख़त्म करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए, अगर मैं राइट क्लिक करके शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ रिजल्ट आ रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ का असल काम क्या है। ये सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। तो यहाँ तो मैंने मंकी पर लगा दिया। अब दोबारा क्यूब पर आते हैं, और क्यूब पर आने के बाद अब मैं कहता हूँ भाई पहले तो मैंने जो है शेड स्मूथ लगाया था, शेड ऑटो स्मूथ लगाया था, काम नहीं किया था। तो हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, हमारे जो सर हैं, उन्होंने हमें बताया कि भाई ऑटो स्मूथ और शेड स्मूथ है वो यहाँ पर नहीं लगता। ठीक है,
वो यहाँ इस तरह डायरेक्टली नहीं लगता, वो लगेगा अगर आपने सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाया है। तो चलें हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफायर पे आते हैं और ऐड मॉडिफायर पे आके जनरेट पर आके सब डिवीजन सरफेस लगाते हैं। इसको लगाने के बाद हमारे पास अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर हम लोग स्मूथ मॉडिफायर और ऑटो स्मूथ मॉडिफायर लगा देंगे। मगर जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये तो बन गया भाई स्फीयर। ठीक है, अब ये स्फीयर क्यों बन गया? अब इसका एक मैं आपको बताता हूं तरीका, कि वो इसको मैं बताता हूं इसकी वजह क्या है। मैं इसको अंडू करता हूं यहां से और मैं इसी चीज को सिलेंडर पर लगाता हूं, क्योंकि सिलेंडर ऐसी एग्जांपल है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सही, अब आप सिलेंडर पे देखें कि मैं शेड स्मूथ या शेड ऑटो स्मूथ लगाता हूँ, इस पर भी वही काम हो रहा है, उस पर भी ये वही रिजल्ट आ रहा है, उस पर भी वही मसला आ रहा है। तो अगर मैं इस पे ऐड मॉडिफायर पे जाता हूँ और इस पे जाके सब डिविजन सरफेस लगाता हूँ तो आप देखेंगे ये बहुत ही अजीब सा हो गया। ठीक है, बॉक्स जो था वो स्फेयर बन गया था, ये भी तकरीबन स्फेयर ही बन गया है। मगर ये चीज अगर मैं सेम मंकी के ऊपर कर रहा था, यहां पर जाके जब मैं इस पर लगा रहा था सब डिवीजन सरफेस, तो यहां पर तो ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। सही, मगर यहां नहीं कर रहा। उसकी एक वजह है, मैं इसको अंडू करता हूं, आपको दिखाता हूं। इसको भी यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, इसका सब डिवीजन सरफेस। यहां आप देखें कितने पॉलीगॉन्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हैं। यहां कितने? बहुत कम है। तो जहां कम पॉलीगॉन्स होंगे वहां सब डिवीजन सरफेस जो है वो सही तरह काम नहीं करेगा। एक तरीका यह है कि मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, एडिट मोड पे जाके टैप प्रेस करता हूं, एडिट मोड पे आता हूं, राइट क्लिक करता हूं और यहां इसको मैं सब डिवाइड करता हूं। ठीक है, मैंने सब डिवाइड कर दिया, बहुत सारे पॉलीगॉन बन गए। अब मैं वापस जाता हूं बाहर, अब लगा के देखते हैं कि अब क्या हो रहा है भाई, अब ये काम चल रहा है इसका या इसका काम नहीं चल रहा। तो दोबारा जाके सब डिवीजन सरफेस लगाता हूं उस पर। ठीक है, अब आप देखें मेरा कंप्यूटर बड़ा स्लो होना शुरू हो गया है, बल्कि ये हैंग हो गया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मुझे क्योंकि बहुत सारे पॉलीगॉन्स थे, मगर रिजल्ट अभी भी बल्कि और ख़राब हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पर तो बहुत सारे, यहाँ पर भी बहुत सारे हो गए, मगर अभी भी रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं आ रहा। मैं इसको अंडू करता हूँ और सही आपको अब मैं वजह इसकी बताता हूँ होता क्या है। होता यह है कि आप यहाँ पर जब देखते हैं ना, जितनी भी पॉलीगॉन्स हैं वो बैलेंस्ड क्वाड्स हैं। ठीक है, इस मंकी पे जब मैं आता हूँ आपको दिखाता हूँ, जितने भी यहाँ पर जो पॉलीगॉन्स हैं वो क्वाड्स हैं। 4 साइड 4 साइड 4 साइड 4 साइड 4 साइड, सबकी 4 साइड हैं। अगर मैं सिलेंडर पे आता हूँ, 4 साइड वाले तो ये हैं, मगर ये 4 साइड वाले ये तो एनगॉन है। सही, तो इसलिए इस पे काम सही नहीं हो रहा। अब आप मुझसे ये कहेंगे भाई आपने यही चीज जब क्यूब पे लगाई थी और उस पे जब आपने आके यहां पर जो है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगाया था, वो क्यों स्फीयर बन रहा था? ये स्फीयर इसलिए बन रहा था कि यहां पर दरअसल है तो क्वाड्स आ रहे हैं। ठीक है, मगर इस पे ये ज्यादा जो है मेरे पास पॉलीगॉन नहीं है। तो मैं अब इसके एडिट मोड पर आ गया हूं और राइट क्लिक करता हूं और इसको सब डिवाइड करता हूं 2-3 दफा। अब टैप प्रेस करता हूं, वापस ऑब्जेक्ट मोड पर आके अब यहां पर जाके मैं जनरेट पे सब डिवीजन सरफेस लगाता हूं। अब देखेंगे ये बेहतर हो रहा है। सही, और दो मैंने लगा के इसको राइट क्लिक करता हूं, अगर 2 लेवल लगा के ऑटो स्मूथ या शेड स्मूथ करता हूं, अब आपको बड़ा अच्छा एक क्यूब मिल रहा है। मगर मसला क्या हो रहा है, यहां पर बहुत सारे पॉलीगॉन्स हो गए और इस तरह का क्यूब बनाने के लिए इतने सारे पॉलीगॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी तो मैं ये फिलहाल 2 चीज़ें डिलीट कर देता हूं यहां से। तो अगर मुझे इसको एक अच्छी तरह से जिस तरह मैंने वो क्यूब को स्मूथ किया था, इसको अगर स्मूथ करना हो तो उसका क्या तरीका है? तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं। तो पहला जो तरीका होता है वो कहलाता है एज ग्रीसिंग। अगर मैं यहाँ पर आके इस पे मॉडिफायर पे आके मैं जनरेट पे जाता हूँ और सब डिवीजन सरफेस लगाता हूँ इस पे, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का इस पर रिजल्ट आ रहा है। मगर मैं जैसे ही एडिट मोड पर जाऊंगा
तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि एक वायर फ्रेम बना हुआ है जो मुझे गोस्ट दिखा रहा होगा ओरिजिनल सिलेंडर का। अंदर जो सिलेंडर है वो सब डिविजन सरफेस मॉडिफाइड है, बाहर वाला जो ये है केज ये ओरिजिनल है। तो ये आपको इस तरह से आसानी हो जाएगी मॉडलिंग करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर आके एक ऑप्शन होती है मॉडिफायर पे जो केज कहलाती है, केज ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपने यही केज बिल्कुल इसके ऊपर वापस लगानी है तो ये आ जाएगी, मगर मैं इसको इस तरह ही रखता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आता रहे। तो मैं एज लेता हूँ, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैं किसी भी एज को क्लिक करता हूं तो ये ओरिजिनल वाले सिलेंडर के सेलेक्ट हो गए। मैं जब इसको चेंज करूंगा तो ये जो सब डिवीजन मॉडिफायर वाला जो है, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर वाला, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या करूंगा, इस एज के ऊपर जो मैंने ओरिजिनल का सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक करता हूं अगर, तो यहाँ पर आपको एजेस की काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ जाएगी और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, वो होती है एज क्रीसिंग की। तो ये रही आपकी एज क्रीज, जो शॉर्टकट है शिफ्ट ई। अगर मैं एज क्रीज क्लिक करता हूँ और इसको साथ में मैं क्रीज करना शुरू करूँगा, ठीक है, तो ये अभी सही तरह से नहीं हो रहा, मगर मैं इसको कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा। जब क्लिक कर दूंगा तो नीचे वही वाली ऑप्शन आ जाएगी जिसको मैंने आपको पहले बताया था कि एक दफ़ा ही आती है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं ये वापस अपनी जगह पे इसका जो एज है वो जाते जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो एजेस हैं हमारे उनको ये डबल ट्रिपल कर रहा है, एक के ऊपर एक एजेस लगा रहा है। जितने ज्यादा एजेस एक के ऊपर एक लगेंगे वो एज शार्प होगा और फिर हमारे पास वो इश्यू खत्म हो जाएगा। मगर ये इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अगर मैं नीचे भी इसको लगाता हूं वापस आके और वही करता हूं राइट क्लिक करके एज क्रीज और इसको भी बढ़ा देता हूं इस तरह, तो आप देख सकते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट साफ पता चले। अगर मैं आके इसका जो बाहर आते हैं से एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड पर, और मैं अगर इसको बढ़ा देता हूं, इसका जो है लेवल व्यू पोर्ट पे जो है इसकी सब डिवीजन, और अब जाके मैं अगर इसको शेड स्मूथ लगाता हूं तो रिजल्ट अभी भी अच्छा नहीं आ रहा। उसकी एक वजह यह है कि पहले तो इसको अंडू कर देते हैं और ये तो हटा देते हैं पहले तो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मोड में वापस चले जाते हैं। हमें जो एज चाहिए होंगे ना, वो हमें चाहिए होंगे प्रॉक्सिमिटी एज। ये दूसरा मेथड है। प्रॉक्सिमिटी एज क्या होते हैं, वो आपको एजेस खुद ही बनाने होते हैं। एक एज मुझे यहां बनाना होगा, एक एज मुझे ऊपर बनाना होगा। तो वो एज कैसा बनेगा, वो एडिट मोड पे जाके लूप कट से बनेगा। तो मैं एडिट मोड पे जाऊंगा, टैब दबा के कंट्रोल आर प्रेस करूंगा लूप कट से, यहां क्लिक किया, इसको ऊपर लेकर आया और यहां क्लिक कर दिया। अब मेरे पास एक एज यहां है, एक एज यहां है। अब यहां पर ज्यादा यानी कि बहुत कम डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा ही डिस्टेंस है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ये जो एज है स्मूथ होगा, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं, ऊपर ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं, नीचे कम, और फिर उसके बाद इसको सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर लगा के चेक करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए जहां ज्यादा डिस्टेंस होता है वहां कितना स्मूथ होगा, जहां कम डिस्टेंस होता है वहां कितना स्मूथ होगा। अब इसी एज लूप को मैं यहां नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि ये तो एंड गॉन है। तो इस पे एज कहां से आएगा, इस पे एज कैसे आएगा, इस पे एज आएगा इनसेट के थ्रू। तो मैं 3 प्रेस करता हूं, यहां क्लिक करता हूं ऊपर इस बड़े फेस को जो एंड गॉन है, और आई प्रेस करता हूं और इनसेट करता हूं अंदर की तरफ, और फिर इतना ही डिस्टेंस देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक एज बन गया, बाहर की तरफ एक, अंदर की तरफ एज बन गया, और ये हमारा ओरिजिनल एज पहले से ही है। तो इतना डिस्टेंस इस पे आ गया है। तो हमारे पास कम से कम 3 एज, हमारे पास 3 एजेस होने चाहिए इसको कर्व बनाने के लिए। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर हम लोग जैसे क्योंकि मैनुअली एजेस लगा रहे हैं तो हम लोग 3 से ज्यादा लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये 3 हो गया। यही चीज मैं नीचे करता हूं, कंट्रोल आर से पहले तो मैं यहां एज लूप लगाता हूं, मगर इसको मैं बहुत टाइट रखता हूं, बहुत इतना टाइट रख देते हैं कि भाई आप खुद देख सकते हैं कि कितना मैंने इसको टाइट रखा हुआ है।
सही। इसी तरह 3 प्रेस करता हूँ, इस एंड गॉन को लेता हूँ, आई प्रेस करता हूँ और अंदर भी इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। तो ये हमारा एक एज अंदर की तरफ भी लग गया। अब मैं बाहर आता हूँ टैप प्रेस करके, अब मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐड मॉडिफायर पे जाता हूँ। अब मैं जाता हूँ जनरेट पर। अब सब डिविजन लगा कर देखते हैं कि होता क्या है। सब डिविजन मैंने लगाया, रिजल्ट अच्छा शुरू से ही आना शुरू हो गया। 2 प्रेस किया, राइट क्लिक किया, शेड स्मूथ किया, ओहो क्या ज़बरदस्त किस्म का, उसी तरह जो मैंने आपको वॉकमैन दिखाया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही, एक तकरीबन वैसे ही यहाँ पर एज बन रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था तो ये ज़्यादा स्मूथ है। नीचे मैंने डिस्टेंस थोड़ा कम रखा था तो ये नीचे भी स्मूथ है लेकिन नीचे कम स्मूथ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्मूथनेस चाहिए। आपने मुख्तलिफ यानी कि हार्ड सरफेस गैजेट्स देखे होंगे, प्लास्टिक के बने हुए या फिर स्टील के बने हुए, मेटल के बने हुए, तो आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी ज़्यादा वो होती है, यानी कि स्मूथनेस या कर्वनेस होती है। ये आपके डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर पे भी डिपेंड करता है कितना वो रखना चाहे। तो ये एक तरीका होता है प्रॉक्सिमिटी लूप से इस तरह स्मूथ कर्व्स बनाने के लिए। अब आपने क्रीज देख लिया, पहला वाला मेथड, आपने प्रॉक्सिमिटी लूप देख लिया, दूसरा मेथड। अब तीसरा है बेवल के थ्रू। तो इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं और एक नया सिलेंडर लगाता हूं। अब बेवल के थ्रू किस तरह होता है, मैं वापस यहां पर जाता हूं एडिट मोड में और आपको ये एज दिखाता हूं। यही वो एज है जिसके नीचे और ऊपर हम लोगों ने क्या लगाए थे, प्रॉक्सिमिटी लूप्स लगाए थे लूप कट के जरिए। तो हमें टाइम लगा, मगर बेवल अगर आप यूज कर रहे हो तो बेवल से बहुत जल्दी काम हो जाता है। वो कैसे, मैं ऑल्ट प्रेस करके ये एजेस सेलेक्ट कर लेता हूं सारे। अभी तो 2 प्रेस करता हूं एज पे आने के लिए, ऑल्ट, और इसको क्लिक किया तो ये सारे एजेस सेलेक्ट हो गए। अब मैं अगर कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो ये बेवलिंग शुरू कर देगा। जैसी बेवल शुरू करेगा आप देखेंगे वो एक लूप, एक एज था वो 2 एज बन गए। अगर मैं अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर करता हूँ, एक और काम यहाँ करता हूँ, ये कि मैं यहाँ से स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कौन से बटन प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा से, तो अब मैं यहाँ पर आके ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक एज को 2 में कन्वर्ट कर दिया। अगर स्क्रॉल व्हील से ऊपर एक दफ़ा करता हूँ तो हमारे पास एक और एज आ गया बीच में। जैसे कि मैंने लूप कट से बनाया था बड़ा टाइम लगा के, मगर यहाँ इतनी आसानी से बन रहा है। मैं इसको और बढ़ा के थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ, 2 या 3 भी लगा सकता हूँ। जितने सेगमेंट होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा वरना क्या होगा कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। अगर स्लो कंप्यूटर है तो कम ही इस पे आप सेगमेंट्स रखें, कम ही इसको ये कर्वनेस दें। तो मैं इतने तकरीबन दे देता हूँ। तो ऊपर मैंने बेवल लगा दिया थोड़ा सा लूज करके। अब नीचे मैं बेवल लगाता हूँ थोड़ा टाइट करके। तो मैं ऑल्ट से इसको एजेस को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ, थोड़ा सा रखता हूँ। सेगमेंट्स में उतना ही रखता हूँ क्योंकि जब आप एक दफ़ा बेवल लगा दें तो उस बेवल की जो सेटिंग्स हैं यहाँ पर वो जो है रिकॉर्ड हुई हुई होती हैं, वो कॉपी हुई हुई होती हैं। वो दूसरे दफ़ा जब आप यूज़ करेंगे तो वो ही उस पर लग जाएगी। ठीक है, अब बाहर निकलते हैं एडिट मोड से, इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐड मॉडिफायर पे आते हैं, जनरेट पे आते हैं, सब डिवीजन सरफेस लगाते हैं, इसको बढ़ाते हैं एक और उस पर राइट क्लिक करता हूँ, शेड स्मूथ या ऑटो स्मूथ करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा रिजल्ट, यहाँ पर थोड़ा सा लूज आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा टाइट आ रहा है। अब डिपेंड करता है आपको कितनी स्मूथनेस चाहिए, कितना शार्प और कितना स्मूथ चाहिए। तो बड़ा अच्छा सा ये रिजल्ट आ गया। मगर अब मुझे अगर बाद में ख्याल आता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, नहीं यार ये थोड़ा सा कम कर दिया, मैं अगर वापस जाऊं यहाँ पर तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मुझे दोबारा अंडू करके बनाना पड़ेगा। तो बेवल के थ्रू अगर आप एडिट मोड से कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, यानी कि वो प्रोसीजरल नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है। आप बाद में उसको चेंज नहीं उसको कर सकते। ये उसी सूरत में करें जब आपको पक्का पता है भाई इससे ज़्यादा नहीं मुझे करना होता। इसका एक और आसान तरीका है कि आप बेवल टूल यूज़ करें, मगर उस बेवल टूल को आप यूज़ करें नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में, यानी प्रोसीजरल वे में, ताकि आप बाद में उस बेवल को चेंज कर सके। तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा से एक सिलेंडर लगाता हूँ और यहाँ आता हूँ इधर इस तरफ, बजाय एडिट मोड पे जाके इस पे बेवल लगाने के मैं आता हूँ
ऐड मॉडिफायर पे, जनरेट पर आता हूं। जनरेट पर आने के बाद मैं यहां पर देखता हूं मेरे पास क्या आया है जी, बेवल। मैं इस बेवल मॉडिफायर को जैसे ही लगाऊंगा तो ये वही बेवल यहां लगाना शुरू कर देगा। उसी तरह मेरे पास अमाउंट होगी जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था। उसी तरह मेरे पास सेगमेंट है जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था। और क्योंकि ये मॉडिफायर है, ऐड मॉडिफायर है, तो आप एक से ज्यादा मॉडिफायर इसके ऊपर लगा सकते हैं। पहले आप बेवल लगाएंगे, अब जब बेवल लगा चुके अब आप जाएंगे सब डिवीजन सरफेस पे, तो वो बेवल के नीचे ही लग जाएगा। और इसको आप यानी कि इसकी वैल्यू 2 कर देंगे, लेवल्स 2 कर देंगे। अब यहाँ पर आके इसको राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी कर देंगे। उसी तरह नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में आपका रिजल्ट आ गया। अब मैं जब मेरी मर्जी मैं इसको बढ़ाऊं या कम करूं, सेगमेंट बढ़ाऊं या सेगमेंट कम करूं, मगर एक यहां पर चक्कर है। लास्ट जो मैंने मेथड दिखाया था उस ऊपर वाली मैंने लूज रखी थी जैसे कि यह है, और नीचे वाली मैंने थोड़ी सी टाइट रखी थी जैसे कि यह नहीं है। तो मुझे नीचे वाली इस तरह की नहीं चाहिए, मुझे नीचे वाली टाइट चाहिए। तो मैं इसको किस तरह करूं, वो कैसे, जिस तरह मैंने लास्ट वाला मेथड जो डिस्ट्रक्टिव मेथड था उसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में कैसे करूं, उसका भी एक तरीका है। फिलहाल अभी क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं और दोबारा सिलेंडर लगाता हूं शुरू से। इसलिए मैं आपको बताता हूं ताकि आपको शुरू से पता चलता रहे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही ऑब्जेक्ट पर सारी चीजें लगाता रहा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नए सिरे से बेहतर है करना। अब मैं एजेस मोड पे आके ये एजेस मोड लेता हूं, यहां से ऑल्ट प्रेस करता हूं, ऊपर वाले एजेस को लेता हूं और फिर राइट क्लिक करता हूं। और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगी, वो है एज बेवल वेट। ये क्या करती है, जिन एजेस का बेवल वेट ज्यादा होता है तो बेवल मॉडिफायर जो है वहां ज्यादा लगता है, और जहां एज बेवल वेट कम होता है वहां कम लगता है। तो इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिवली। तो देखते हैं कैसे होगा। मैं एज बेवल वेट लगाता हूं, इसको बढ़ाता हूं यहां पर। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसको इतना बढ़ा दिया है, इतना इसको कर देते हैं। और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप, नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी, आप यहाँ से और ज़्यादा बढ़ा दें। सही, तो अब मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ और अब ऑल्ट प्रेस करके नीचे वाले एजेस को सेलेक्ट करता हूँ, इनको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं दोबारा एज बेवल वेट पे जाता हूँ और इसको थोड़ा सा कम रखता हूँ, इतना। ठीक है, और इतना थोड़ा, पूरा ज़्यादा नहीं बढ़ाता, इतना कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको दोबारा डीसेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखें ये लाइट ब्लू है, ये डार्क ब्लू है। जितना ज़्यादा होगा उतना लाइटर होगा और जितना कम होगा उतना डार्कर होगा। अब मैं यहाँ पर वापस ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूँ। तो ऊपर मैंने ज़्यादा वेट दिया है, नीचे मैंने कम वेट दिया है। अब अगर मैं ऐड मॉडिफायर पे जाता हूँ, जनरेट पे जाके बेवल लगाता हूँ और फिर बेवल का अमाउंट में देता हूँ जैसे मैंने पहले दिया था और सेगमेंट्स देता हूँ, तो आप ये नोट कर रहे होंगे कि ये नोट करेंगे कि ये यहाँ जो मैंने ऊपर जो मैंने बेवल मॉडिफायर लगाया था, ज़्यादा किया था, उस पे बेवल ज़्यादा लग रहा है, और जहाँ मैंने कम किया था उस पे भी उतना ही लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। इतना होना नहीं चाहिए था क्योंकि ऊपर वेट ज़्यादा था, तो ऊपर तो ये सही है, नीचे वेट कम था, नीचे भी ये सेम क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका अभी तक जो मेथड है, लिमिट मेथड जो है, वो एंगल हुआ है। हमने क्या लगाया है, बेवल वेट लगाया है। तो लिमिट मेथड से हम लोग को एंगल से निकल के वेट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग वेट पे जाएंगे, अब आपको नजर आ जाएगा कि नीचे कम लग रहा है, ऊपर ज्यादा लग रहा है। तो मैं इसको अगर जब बढ़ाता हूँ, सेगमेंट भी बढ़ाता हूँ थोड़े से, उसके बाद मैं जाके इसको ऐड मॉडिफायर करता हूँ और सब डिवीजन सरफेस लगाता हूँ और इसका थोड़ा सा लेवल व्यू पोर्ट बढ़ा देता हूँ, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ भी लगाता हूँ। अब आप देखें कि इसका जो रिजल्ट है, मैंने लाइट के शेड स्मूथ लगा दिया, हाँ अब लगाया शेड स्मूथ, पहले नहीं लगाता। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से ऊपर से स्मूथ हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेवल वेट ज़्यादा था, और नीचे से थोड़ा सा टाइट है क्योंकि नीचे मैंने बेवल वेट कम रखा था। तो इस तरह आप इसको नॉन डिस्ट्रक्टिवली ऊपर और नीचे बेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर
हमें इस तरह ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम कभी भी इसको सेटिंग कर सकें। जो पहले वाला जो पहले वाला जो डिस्ट्रक्टिव मेथड था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पक्का श्योर है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा मुझे नहीं रखना, मुझे चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड यूज़ करता हूँ। जहाँ मुझे श्योर होता है कि भाई इससे ज़्यादा बेवल नहीं करना, वहाँ पर नहीं करता, और जहाँ मुझे श्योर नहीं होता मैं वहाँ वो नहीं करता। तो ये थोड़ा सा जो है जो पुराना एक एप्पल वालों ने जो अपना CPU निकाला था ये उस टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा इस टाइप का लग रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर एक्सट्रूड इन्वर्ट्स कर दूं अगर यहाँ पर आके तो ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ जाता हूँ टैब दबा के और मैं यहाँ से फेस सेलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर वाला इंसेट करता हूँ थोड़ा। ठीक है, हो गया ये इंसेट। फिर उसके बाद ई प्रेस करके नीचे की तरफ जाता हूँ। हाँ, अब ये बिल्कुल उस टाइप का थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा स्मूथनेस है, यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ क्योंकि भाई हम तो यूज़ कर रहे हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो इस तरह ये आपको इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सही, तो ये आपको उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हार्ड सरफेस मॉडलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हार्ड सरफेस मॉडलिंग बहुत इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी हार्ड सरफेस मॉडल बना रहे हैं या जैसे कोई डिवाइस बना रहे हैं, जैसे गाड़ी बना रहे हैं आप, कोई गैजेट बना रहे हैं आप, फर्नीचर बना रहे हैं, तो जो भी हार्ड सरफेस होता है जो किसी हार्ड चीज़ से बना होता है उस पर ये एज स्मूथनेस, एज कर्व लाजमी यूज़ करनी होती है। वरना क्या होता है कि लाइट जब स्ट्राइक करती है तो वो अनरियलिस्टिक लगता है। तो लाइट को बाउंस बैक करने के लिए आपके पास कर्व होना लाजमी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चीज़ें सीखेंगे। जब तक इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें और रेफरेंसेस चेक करते रहें ऑनलाइन ताकि आपको पता चलता रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।